16 दिसंबर, भारतीय इतिहास की वो तारीख जो समय की धड़कनों में आज भी गूंजती है और जिंदा है। ये सिर्फ एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, ये एक विचार की विजय थी। ये उस पल का नाम है जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि शक्ति का असली अर्थ हथियारों की संख्या नहीं, बल्कि न्याय के साथ खड़े होने का साहस होता है। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आधुनिक इतिहास का वो चैप्टर है जिसमें सैनिक रणनीति, राजनीतिक दृढ़ता और मानवीय मूल्यों ने एक साथ मिलकर इतिहास बनाया। इस युद्ध से जन्मा बांग्लादेश, और इसी युद्ध ने भारत को वैश्विक मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना भारतीय फौजों के सामने सिर्फ 13 दिन टिक पाई, और इतिहास की सबसे कम दिनों तक चलने वाली लड़ाइयों में से एक ये लड़ाई के बाद पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। आधुनिक सैन्य काल में इस पैमाने पर किसी फौज का आत्मसमर्पण ये पहला मामला था। ये पाकिस्तान की बेहद शर्मनाक हार थी। ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच सीमाओं का टकराव नहीं था, ये न्याय बनाम अत्याचार की लड़ाई थी। ये मानवता बनाम बर्बरता का टकराव था। ये स्वाभिमान बनाम अहंकार का निर्णायक क्षण था, और इस परीक्षा में हमारा देश भारत खरा उतरा। अब देखिए उस दिन क्या हुआ। 3 दिसंबर की शाम पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर अचानक हवाई हमला किया। ये धोखे से था। इसका उद्देश्य था भारत को चौंकाना, लेकिन यही हमला पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हुआ। और सबसे बड़ी भूल, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट नैतिक और कानूनी आधार मिल गया। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में असाधारण तेजी से बढ़त बनाई। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में सेना ने दुश्मन की मजबूत चौकियों को बाईपास किया, संचार लाइनों को काट दिया और शहरों को अलग थलग कर दिया। भारतीय वायुसेना ने हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की आर्टिलरी ब्रिगेड पर हमला किया। इसके अलावा चंगामंगा जंगल में मौजूद पाकिस्तानी हथियारों के बड़े भंडार को भी नष्ट कर दिया। इन हमलों से पाकिस्तान की वायुसेना का मनोबल बुरी तरह टूट गया था। भारतीय वायुसेना ने कराची बंदरगाह के पास स्थित कियामारी रिफाइनरी, सिंध के सुई गैस प्लांट, मंगला बांध और अटक के रिफाइनरी पर भी जोरदार बमबारी की। इन हमलों के बाद साफ हो गया कि आसमान पर भारत का दबदबा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री किसिंजर ने तय किया कि वो पूर्वी पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बहाने से पाकिस्तान की मदद करेंगे। इसलिए उन्होंने अमेरिकी बेड़े यूएसएस एंटरप्राइज को तुरंत बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा। और जब याहिया खान को पता चला कि अमेरिका 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने निक्सन से गुहार लगाई कि कराची को बचाने में अमेरिका उनकी मदद करे। अमेरिका चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान तक भारतीय सेनाएं ना पहुंच पाएं। तभी रूस की एंट्री हुई, और सोवियत नौसेना के प्रमुख एडमिरल गोरशकोव ने अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने को कहा, ताकि अमेरिकी सैटेलाइट उसकी तस्वीर खींच सके। रूस की नौसेना की SSGN यानी क्रूज मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर में ऊपरी सतह पर लाया गया, और हुआ वही जो रूस चाहता था। अमेरिकी सैटेलाइट ने तस्वीर ले ली। सैटेलाइट तस्वीर में अमेरिका ने जैसे ही देखा कि बंगाल की खाड़ी के पास ही रूस की न्यूक्लियर सबमरीन भी तैनात है, उसके तो होश उड़ गए। अमेरिकी नौसेना खौफ में आ गई। अमेरिका को लगा कि उन्होंने भारत पर हमला करने की गलती की तो रूस की पनडुब्बी उनके कैरियर को डुबो देगी। अमेरिका रूस के साथ युद्ध करना नहीं चाहता था। मजबूरी में यूएसएस एंटरप्राइज वहीं से रास्ता बदला और श्रीलंका की तरफ मुड़ गया, और पाकिस्तान ये सब देखता रह गया। और उधर भारतीय नौसेना ने ऐसी रणनीति अपनाई जिसकी पाकिस्तान कभी कल्पना नहीं कर सकता था। कराची पर हमले के लिए नौसेना ने छोटी लेकिन तेज मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह चौंका दिया। हमले के दौरान मिसाइल बोट्स के चालक दल आपस में रशियन में बात कर रहे थे, और ये पाकिस्तानी कभी समझ ही नहीं पाए कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए उसे डिकोड करना मुश्किल था। पाकिस्तानी नौसेना कोई मजबूत जवाबी रणनीति नहीं बना पाई, और हालत यह हो गई कि भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत को डुबोने आई पाकिस्तान की पनडुब्बी गाजी खुद ही डूब गई। यानी पाकिस्तान ने खुद ही अपनी गाजी को समंदर में डुबो दिया। उसे लगा कि ये भारतीय पनडुब्बी है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बियॉन्ड द लाइन्स किताब में कुलदीप नैयर जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि हालात ऐसे थे कि जनरल नियाजी युद्ध का मैदान छोड़कर भागना चाह रहा था। उस किताब में क्या लिखा है ये मैं कुछ आपको पढ़कर सुनाता हूँ।
बियॉन्ड द लाइन्स किताब के 238वें पन्ने पर लिखा है कि नई दिल्ली को मॉस्को के माध्यम से पता चला कि अमेरिका पाकिस्तानी सेनाओं को बड़ीशाल और नारायणगंज से निकालने की योजना बना रहा था, जहां पीछे हटती सेना इकट्ठी हो रही थी। और जनरल मानेकशॉ ने एक रेडियो प्रसारण में पाकिस्तानी सेनाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वो बचकर नहीं भाग सकते, क्योंकि उनके बाहर निकलने का सभी रास्ता बंद कर दिया गया है। अब मानेकशॉ ने कहा कि पाकिस्तानियों के पास सिर्फ सरेंडर करना ही आखिरी रास्ता है, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने उनसे वादा किया था कि जो भी सरेंडर करेंगे उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। और उसी समय भारतीय सेना द्वारा पकड़े गए एक संदेश से पता चला कि जनरल नियाजी डिप्टी मार्शल लॉ प्रशासक राव फरमान अली को कमान सौंपकर भाग चुके हैं। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। दरअसल ये संदेश भारतीय सेना की आंखों में धूल झोंकने के लिए भेजा गया था, ताकि जनरल नियाजी सचमुच कहीं भाग जाए। यानी पाकिस्तानी जनरल युद्ध का मैदान छोड़कर भागने की प्लानिंग कर चुका था, लेकिन यह तरकीब सफल नहीं हो पाई और वो भाग नहीं सका। और इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी को समझ में आ गया था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। 16 दिसंबर की दोपहर रामाना रेस कोर्स मैदान में वो घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। दोपहर 4:31 भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान के पूर्व कमांड ने आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किया। 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाला। आत्मसमर्पण का दस्तावेज मेज पर रखा हुआ था। जनरल जैकब बताते हैं कि उन्होंने नियाजी से पूछा कि आप आत्मसमर्पण की शर्तों को स्वीकार करते हैं या नहीं। नियाजी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जनरल जैकब ने 3 बार नियाजी से यही सवाल किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। तब जनरल जैकब ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज ऊपर उठाकर कहा कि आपके जवाब ना देने का मतलब है कि आप इसे स्वीकार करते हैं। जैकब ने नियाजी से कहा कि आत्मसमर्पण समारोह रेस कोर्स मैदान में ढाका की जनता के सामने होगा। नियाजी इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर जैकब ने नियाजी से कहा कि वो उनकी तलवार का सरेंडर करे, और जैकब ने बताया कि नियाजी ने कहा कि मेरे पास तलवार नहीं है। तो जैकब ने उनसे कहा कि फिर आप अपना पिस्टल सरेंडर कीजिए। तब नियाजी ने अपनी पिस्टल निकाली और उसे भरी हुई आंखों के साथ अरोड़ा को सौंप दिया। और जब दस्तखत करने का वक्त आया तो नियाजी के पास कलम भी नहीं थी। वहीं बैठे हुए ऑल इंडिया रेडियो के संवाददाता सुरजीत सेन ने अपनी कलम दी, और इस बीच दोनों जनरलों के बीच एक भी शब्द बातचीत नहीं हुई। दस्तखत होते ही वहां मौजूद भी पाकिस्तानियों को मार देना चाहती थी, लेकिन जैकब ने बताया कि उन्होंने चारों तरफ से नियाजी को घेर लिया और एक घेरा बनाकर जीप में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये ढाका की सड़कों पर जय बांग्ला और जय हिंद गूंज उठने के नारों के साथ एक नया चैप्टर खुला था। एक नया राष्ट्र जन्मा बांग्लादेश। भारत ने ना तो जमीन कब्जाई ना सत्ता थोपने की कोशिश की। उसने सिर्फ एक पीड़ित राष्ट्र को उसके पैरों पर खड़े होने में मदद की। इंदिरा गांधी के शब्द इतिहास बन गए थे कि ये सिर्फ भारत की विजय नहीं, ये न्याय और मानवता की विजय है। इन शब्दों में भारत की आत्मा बोल रही थी। 1971 के बाद भारत की छवि बदली। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, भारत एक जिम्मेदार विश्वसनीय शक्ति बना। युद्धबंदियों की सुरक्षित वापसी, शिमला समझौता और संयमित कूटनीति, इन सब ने दिखाया कि भारत की ताकत उसकी नैतिकता में है। दुनिया ने देखा कि भारत युद्ध जीत सकता है, लेकिन शांति को प्राथमिकता देता है। 1971 की विजय ये सिखाती है कि जब कोई राष्ट्र अपने मूल्यों के साथ खड़ा होता है तो इतिहास उसका मार्ग प्रशस्त करता है। भारत ने युद्ध जीता, लेकिन उससे भी बड़ा काम किया कि उसने मानवता को बचाया। विजय दिवस हमें ये याद दिलाता है कि राष्ट्र की असली शक्ति उसकी सेना और उसके नागरिकों के साझा संकल्प में बसती है। और इसलिए हर 16 दिसंबर को भारत गर्व से कहता है कि हम सिर्फ जीते नहीं थे, हमने इतिहास रचा था।